हेलो एवरीवन। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। सवाल था, हाल ही में चर्चित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस थे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन विभाग को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 10,000 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग मिली है। इस पेंटिंग में उस युग के इंसानों को दिखाया गया है। वहीं इसमें हाथों में हथियार लिए आदि मानवों का जुलूस भी देखा जा सकता है। आपको बता दें कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला के जंगल जैव विविधता से समृद्ध है और कई लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास है, इसलिए विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम करने का एक साधन है। और दूसरा कथन, ये पहली बार 2005 में प्रकाशित हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में भारत इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वें स्थान पर पहुंच गया है। डेनमार्क इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है, तो वहीं एस्टोनिया और फिलीपींस क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को सक्षम करने का एक प्रमुख साधन है, इसलिए कथन एक सही है। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2005 में प्रकाशित किया गया था, इसलिए कथन दो सही है। ये 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु प्रदर्शन की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत ढांचे का उपयोग करता है। जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। ये है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। तो इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने प्राचीन मेगा सिटी गिरसू में 2 मंदिरों की खोज की है। ये प्राचीन शहर किस देश से संबंधित है? ईरान, सऊदी अरब, ओमान या फिर इराक? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। हाल ही में पुरातत्वविदों ने इराक के प्राचीन मेगा सिटी गिरसू में 2 मंदिरों की खोज की है। गौरतलब है कि गिरसू सुमेर सभ्यता का एक शहर था। इसकी खोज 19वीं शताब्दी के दौरान की गई थी, जिसकी पहली खुदाई 1880 के दशक में फ्रांसीसी पुरातत्वविद अर्नेस्ट डी सार्जेक ने की थी। ये इस मायने में महत्वपूर्ण था कि इसने पहली बार दुनिया को सुमेरियन सभ्यता के अस्तित्व के बारे में बताया। साथ ही ये मेसोपोटामिया की कला और वास्तुकला के कुछ सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों को भी प्रकाश में लाया। गौरतलब है कि सुमेर सभ्यता सबसे प्रारंभिक ज्ञात सभ्यताओं में से एक है, जो वर्तमान इराक में दक्षिणी मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक क्षेत्र में 4100 से 1750 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। तो इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। घग्गर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। और दूसरा कथन, इसकी मुख्य सहायक नदियां कौशल्या नदी, मारकंडा, चौतांग आदि हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में घग्गर नदी में कचरा फेंकने के खिलाफ जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि घग्गर भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली एक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, इसलिए कथन एक सही है। यह हरियाणा राज्य से लगभग 200 मील दक्षिण पश्चिम में बहती है, जो अंततः राजस्थान के थार रेगिस्तान में सूख जाती है। कई इतिहासकार इसकी पहचान वैदिक सरस्वती नदी से करते हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां कौशल्या नदी, मारकंडा, सरस्वती, टांगरी और चौतांग हैं, इसलिए कथन दो भी सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भारत के कुछ बहुनस्लीय और बहुभाषी आदिवासी समुदायों में से एक है। ये गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर जंगलों, मैदानों और घाटियों में रहते हैं, जो मध्य भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके अधिकांश सदस्य कोई के अलावा गोंडी या तेलुगु बोलते हैं। परंपरागत रूप से चरवाहा और स्थानांतरित कृषक है। उपर्युक्त अनुच्छेद किस जनजाति की सटीक व्याख्या करता है? कोया, मालधारी, चेंचू या फिर गोंड? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, कोया। हाल ही में कोया जनजाति ने भारतीय बाइसन के संरक्षण के प्रयास में अपनी सहस्त्राब्दी पुरानी परंपराओं को खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल कोया अपनी पारंपरिक बांसुरी परमाकोर को तैयार करने के लिए पारंपरिक भारतीय बाइसन सींगों से लेकर ताड़ के पत्तों का उपयोग करने लगे हैं। आपको बता दें कि कोया भारत के कुछ बहुनस्ली और बहुभाषी आदिवासी समुदायों में से एक है। ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के दोनों किनारों पर जंगलों, मैदानों और घाटियों में रहते हैं।
हालांकि इसके कई सदस्य मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में भी रहते हैं। इसके अधिकांश सदस्य कोई के अलावा गोंडी या तेलुगु बोलते हैं। परंपरागत रूप से ये चरवाहा और स्थानांतरित कृषक हैं, लेकिन आजकल उन्होंने पशुपालन और मौसमी वन संग्रह के साथ साथ स्थायी खेती भी अपना ली है। ये मृतकों की याद में मेनहीर बनवाते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और कथन 2, ये पूरे भारत में केवल ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के मुताबिक पीएम विश्वकर्मा योजना को 2.5 महीने में 21 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए कथन एक सही है। ये कारीगरों और शिल्पकारों को डिजिटल लेन देन के लिए बाजार लिंकेज समर्थन, कौशल प्रशिक्षण और प्रोत्साहन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के गुरु शिष्य परंपरा या परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है। ये पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी कारीगरों और शिल्पकारों के लिए उपलब्ध है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें बोट मेकर जैसे 18 पारंपरिक शिल्प शामिल हैं, कवचधारी, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता आदि। इस प्रकार विकल्प सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही युवाई पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI शिखर सम्मेलन में युवाई कार्यक्रम को प्रदर्शित किया जाएगा। आपको बता दें कि युवाई का पूरा नाम यूथ फॉर उन्नति एंड डेवलपमेंट विद AI है। ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इंटेल इंडिया की एक सहयोगी पहल है। इसका उद्देश्य AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गहरी समझ को बढ़ावा देना, देश भर में कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को AI कौशल के साथ सक्षम बनाना और उन्हें मानव केंद्रित डिजाइनर और AI के उपयोगकर्ता बनने के लिए सशक्त बनाना है, इसलिए विकल्प डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है। कथन 2, ये उपयोगकर्ताओं को बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण करने की अनुमति देती है। और कथन 3, UPI लेन देन को केवल बैंकिंग घंटों के दौरान ही शुरू और पूरा किया जा सकता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI डॉलर में UPI भुगतान को सक्षम करने पर विचार विमर्श कर रहा है। गौरतलब है कि UPI या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत में विकसित एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। ये वास्तव में उपयोगकर्ताओं को कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक करने की अनुमति देती है, जिससे वित्त प्रबंधन में सुविधा मिलती है, इसलिए कथन एक सही है। ये बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे ये एक त्वरित और कुशल भुगतान प्रणाली बन जाती है, इसलिए कथन 2 सही है। UPI लेन देन को 24/7 शुरू और पूरा किया जा सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को नियमित बैंकिंग घंटों के अलावा किसी भी समय भुगतान करने की सुविधा मिलती है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। ये प्रणाली उपयोगकर्ताओं को एक ही इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देती है। इस प्रकार विकल्प बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। रणनीतिक रूप से ये टाइगर रिजर्व केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। इसे दिसंबर 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। उपर्युक्त अनुच्छेद किस टाइगर रिजर्व की सटीक व्याख्या करता है? ऑप्शन है ए, उमरेड करहांडला टाइगर रिजर्व, बी, ताडोबा टाइगर रिजर्व, सी, मेलघाट टाइगर रिजर्व, या फिर डी, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व। हाल ही में रेडियो कॉलर के डेटा से पता चला है कि इस साल की शुरुआत में नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में कम घनत्व वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित की गई 2 बाघिनें फल फूल रही हैं। आपको बता दें कि नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। इसे 1970 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे दिसंबर 2013 में भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। रणनीतिक रूप से टाइगर रिजर्व केंद्रीय भारतीय बाघ परिदृश्य के केंद्र में स्थित है, जहां देश की कुल बाघ आबादी का लगभग 1/6 भाग पाया जाता है। तो इस तरह विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में समाचारों में देखे गए क्लाइमेट क्लब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका नेतृत्व ब्राजील और भारत कर रहे हैं। और कथन 2, इसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में देशों के बीच सहयोग करना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कोप 28 के मौके पर क्लाइमेट क्लब लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि क्लाइमेट क्लब एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को डिकार्बनाइजिंग करने में देशों के बीच सहयोग करना है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका नेतृत्व जर्मनी और चिली कर रहे हैं, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इस क्लब ने केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड और अन्य सहित 36 सदस्य देशों से समर्थन प्राप्त किया है। इस प्रकार विकल्प भी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक सीमांत समुद्र है। ये पश्चिम तथा उत्तर में मुख्य भूमि चीन, पूर्व में कोरियाई प्रायद्वीप और दक्षिण में शेडोंग प्रायद्वीप एवं लियाओडोंग प्रायद्वीप के बीच स्थित है। ये दुनिया में महाद्वीपीय शेल्फ के सबसे बड़े उथले क्षेत्रों में से एक है। आपको बताना है कि यह अनुच्छेद किस सागर की सटीक व्याख्या करता है। ऑप्शन है ए पीला सागर, बी दक्षिणी चीन सागर, सी जापान सागर या फिर डी पूर्वी चीन सागर। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।